सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यहाँ से आपके नंबर 1 से 2 नंबर आपके कंफर्म ही समझिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपका ज़रूर से ज़रूर दोस्तों पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, अभी आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये सर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपसे पहले कुछ क्वेश्चन के जवाब पूछेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेकर के आए, आपसे पूछेंगे, कुछ आपको टाइम भी मिलेगा नीतिपरक वाक्यों का। जितने भी लोग हिंदी में टाइपिंग कर लेते हैं, जितने लोगों ने गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड करके रखा है, तो वो अपना हिंदी वाले मूड में कर लें, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कुछ नीतिपरक वाक्यों के अर्थ, ठीक है ना, यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। जो कि पहला यहाँ पर दिया गया है कि समय एवं करोति बलाबलम, इसका आपको अर्थ बताना दोस्तों, ठीक है ना, इसका आपको अर्थ बताना है। जल्दी से सभी साथी बताइए, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। देखिए बहुत से लोग सेकंड नंबर का भी आंसर दे रहे होंगे। देखिए आप लोग आगे देते चलिए, अगर आप लोग आगे आगे आंसर इसका देते चलेंगे तो समय की जो है भारी बचत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो हम लोग इस टाइम क्या करें, अपने जितना ज़्यादा समय हो सके उस समय का बचत करें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, समय एवं यानी समय मनुष्य को बलशाली और निर्बल बनाता है। समय ही एक ऐसा है जो मनुष्य को बलशाली और निर्बल बनाता है, या समय मनुष्य को बलशाली बनाता है और निर्बल बनाता है। अगला हो जाएगा सेकंड नंबर कि विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्मेण शोभते। जी हाँ दोस्तों, विद्या की शोभा धर्म से होती है। किसकी सर, विद्या की शोभा धर्म से होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा अगला कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष फल प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करता है, कभी अपना फल खाता है, कभी अपने फल को यूज करता है, नहीं, वो क्या करता है, सिर्फ वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए, दूसरों के लिए वो वृक्ष जो है वो फल प्रदान करता है। अगला हो जाएगा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानः रिपु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु क्या है, उसका आलस जो होता है, यही होता है सबसे बड़ा उसका शत्रु। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर विद्या ददाति विनयम, इसका तो सभी को पता होगा, सभी ने इसको रटा होगा, अच्छे से इनको पता होगा कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या से विनय गुण की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय गुण की प्राप्ति होती है। विनय गुण तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कहने का मतलब है जितने भी लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि विद्या रूपी धन सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों से, सभी हमारे जो जेवरात व्यात कह लीजिए, जो भी धन है आपके पास, उनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है विद्या का धन। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कि बुभिक्षुतम किम ना करोति पापम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी साथी। बुभिक्षितम यानी भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, यानी कि भूखा व्यक्ति होगा तो कोई ऐसा ही पाप होगा जो वो नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों भूखा तो समझ ली, भूखा शेर का तो आपको पता ही ना क्या होता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां पॉइंट हो जाएगा कि असतो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय, यानी कहने का मतलब है कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। 9 नंबर हो जाएगा कर्मणेय वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचनम, ठीक है ना, कदाचनम। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कर्म करने से तेरा अधिकार है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल प्राप्ति में कभी नहीं। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर की उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम।
इसका तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। यानी कि उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं या उदार चरित्र वालों के लिए यह सारा संसार ही कुटुंब है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 11 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, 11 नंबर हमारा हो जाएगा कि परोपकाराः पुण्याय पापम परपीडनम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना, यानी परोपकार क्या होता है, पुण्य के लिए, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। उसके बाद विद्या ददात विनयम, यानी विनयाद याति पात्रताम। दोस्तों ये जो है एक एक लाइन आपके रख ली जाती है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे वो कैसे आ गया भाई, हिंदी में ये संस्कृत कैसे आ गया, तो आपको बता दो अनिवार्य संस्कृत का एक पार्ट जो है वो रखा गया है आपकी हिंदी में, ठीक है ना। सीरीज में आपको लगभग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सीरीज जो होती है वो आपको तो पता ही है, चाहे पवन की सीरीज ले लो चाहे राजन की सीरीज ले लो, उसमें पूरा 10 साल से वही छापते आ रहे हैं, कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है। एक आपको 10 साल पहले क्वेश्चन अगर गलत वहाँ पर छपा हुआ है तो आज भी वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत छपा हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जिस पब्लिकेशन से आपको पढ़ाया जाता है सारा कुछ आपको नया मिलेगा एकदम देखने को, ठीक है ना। इसी वजह से कुछ लोग कहते भी हैं कि सर ये तो क्वेश्चन मतलब हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, ये क्वेश्चन सर कैसे आ गया यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन होता है कि नए नए क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि विद्या पात्रता क्या हो जाएगा इसका, यानी कि विद्या विनय देती है और विनय से योग्यता आती है। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पर हो जाएगा गुणस्थाय भरणम ज्ञानम, ज्ञान स्थाय भरणम क्षमा। यानी कि गुण का आभूषण ज्ञान है। गुण का आभूषण क्या है, आभूषणम ज्ञानम। गुण का आभूषण ज्ञान है तथा ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा। तथा ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा है। वर्मेको गुड़ी पुत्रो ना चा मूर्ख शतान्यापि। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है। 100 मूर्ख पुत्र होंगे तो उनसे एक जो पुत्र होगा वो ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा गुणवान होगा। उद्यमेन ही सिद्धयांति कार्याणि न मनोरथे। यानी कि कार्य परिश्रम करने से सिद्ध, कार्य परिश्रम करने से क्या सिद्ध कह लीजिए या सफलता कह लीजिए, या सफल होते हैं इच्छा करने से नहीं, ठीक है ना। क्या करने से नहीं सर, इच्छा करने से नहीं। अब आगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पत्र लेखन से एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। पत्र लेखन के भाग भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, जो कि आपको लिखें पत्र के भाग, चाहे वो पत्र के प्रेषक हो, संबोधन हो, पत्र की तिथि हो, पत्रारंभ हो, अभिवादन हो या समाप्ति हो, विषय हो, मूल कलेवर जिसे कहते हैं, या हस्ताक्षर या आत्मदर्शन या पत्र पाने वाले का पता, ये सारा कुछ अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। यानी पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन क्या है, एक कला है। साथ ही पत्र मनुष्य के विचारों को संप्रेषित करता है। मनुष्य के जो विचार होते हैं, वो जो अपने विचार होते हैं उनको वो संप्रेषित करता है। और पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि से अन्य को अवगत करा सकता है बिना किसी भी प्रकार के मौखिक अभिव्यक्ति के। पत्र लेखन साहित्य की एक सशक्त विद्या है और पत्र लेखन का ही व्यक्तित्व या व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में महत्व होता है पत्र लेखन का। आपको पता है ना कि पत्र लेखन हर एक क्षेत्र में जो है वो मान्य होता है इसका। मतलब आप अगर अपनी बात कहीं बैंक वगैरह में जा रहे हो, वहाँ पर कुछ कह रहे हो, जैसे हमें आधार कार्ड सही करवाना, आधार कार्ड लिखना, तो उसके लिए पत्र जरूर लिखना होता है, ठीक है ना। लेटर जरूर से जरूर लिखना होता है। ये हर क्षेत्र में ये इसका महत्व है। उदाहरण के लिए जैसे प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर अपने विचार बताना सदैव संभव नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। किंतु पत्र लिखकर अपने विचारों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना संभव है। यानी कि आप उस आदमी से मिल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास टाइम का अभाव है। आप किसी से भी मतलब जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं तो उनसे आप कहाँ मिल सकते हो। तो उनको अगर पत्र लिखकर भेज दोगे तो मतलब वो पत्र जो है उन तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा संभव होता है। लेकिन कभी कभी हम अपने विचार जो मिल करके सदैव मतलब आमने सामने मिल करके नहीं रख सकते हैं ऐसा, तो पत्र का यही कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पत्र के भाग के बारे में। पत्र के भाग यानी शिक्षित व्यक्तियों हैं तो पत्र लेखन एक उपयोगी कला है और सभी प्रकार के पत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला हो जाएगा पत्र के प्रेषण का पता, दूसरा पत्र की पत्र की तिथि, संबोधन,
पत्रारंभ यानी कि प्रेषक में क्या होता है, यानी कि पत्र के ऊपर बाईं तरफ कोने में पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। पत्र लेखन आपको पता होगा, बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने पत्र लिखा होगा, है ना। और पत्र की तिथि क्या होती है, पत्र के बाईं तरफ प्रेषक के पते के नीचे तारीख लिखी जाती है। ये तो सब आपको पता है। संबोधन कहाँ लिखा जाता है ये भी आपको पता है, जो कि आपका संबोधन आपका महोदय, श्रीमान या इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। पूजनीय, माननीय, प्रिय, श्रद्धेय, जो जिसके हिसाब से होता है उस हिसाब से लिखता है। पत्रारंभ जो होता है, इनमें पत्र के प्रारंभ करने वाली सामान्यतः कुशलता से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। ये सभी जो क्या होती हैं बातें भाई लिखी जाती हैं, ठीक है ना, ये सभी बातें लिखी जाती हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कि अभिवादन के बारे में। जो अभिवादन ये भी लिखा जाता है, संबोधन के बाद अभिवादन सूचक शब्द जैसे बड़ों को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते आदि का ये महत्व होता है। यानी व्यापारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे व्यापार में होता है तो व्यापारों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर की पत्र की समाप्ति। पत्र की, देखिए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की समाप्ति यानी समस्त महत्वपूर्ण बातों को लिखने के बाद पत्र के अंत में 1-2 शिष्टाचार संबंधी वाक्य लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे शेष, कुशल, मंगल या धन्यवाद या त्रुटियों के लिए क्षमा करें, ये सभी जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये लिखना होता है पत्र, तभी एक मतलब पत्र लेखन जो होता है वो सही माना जाता है। यानी मूल विषय या कलेवर, यानी कि पत्र के उद्देश्यानुसार संबंधित बातों को क्रमानुसार विभिन्न अनुच्छेदों में बांटकर लिखा गया है। 8वां नंबर आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि हस्ताक्षर, यानी पत्र लिखने वाला व्यक्ति जो है अपना नाम या हस्ताक्षर पत्र के बाएं कोने पर लिखता है। और 9 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि आत्मनिर्देश क्या होता है, यानी अंत में पत्र के बाएं कोने पर निर्देश सूचक शब्द जैसे कि तुम्हारा मित्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब अभी मैं आपको आगे एक पत्र बताऊंगा, ठीक है ना, आज्ञाकारी शिष्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और पत्र पाने वाले का पता, निर्धारित स्थान पर पत्र पाने वाले का पता भी लिखते जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पत्र लेखन के उद्देश्य जो हैं, ठीक है ना, पत्र लेखन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े बात करते हैं यहाँ पर कि पत्र लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी कि पारिवारिक व्यक्तिगत पत्र लेखन सिखाना, व्यावसायिक पत्र लेखन सिखाना, कार्यालय संबंधी पत्रों को लेखन सिखाना या सरल एवं संक्षिप्त भाषा में पत्र लेखन सिखाना। तो पारिवारिक में जैसे क्या होता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अन्य संबंधियों, मित्रों को आदि को पत्र लिखना। व्यावसायिक में जैसे फर्म, एजेंसी, दुकान, फैक्ट्री आदि को लेन देन के लिए व्यावसायिक संबंधी पत्र कहा जाता है। और कार्यालय संबंधी जो पत्र होते हैं वो आपको पता ही ना कि पत्रकारों, शिक्षकों, प्रबंधकों एवं विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखना होता है। और सरल एवं संक्षिप्त भाषा में पत्र लिखना, यानी पत्र लेखन के शिक्षकों, बालकों को सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त व शिष्ट भाषा में पत्र लिखना सिखाया जाता है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पत्र जो होते हैं वो पत्र प्रकार एवं प्रारूप, यानी पत्र मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक अनौपचारिक के बारे में आपको तो पता ही है, औपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि पत्र जो आप लोग लिखते हो, नॉर्मल पत्र जो आप स्कूल में लिखते हो, कैसे लिखते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा पत्र का एक प्रारूप हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, एक प्रारूप हो गया पत्र का। तो अभी क्या मैंने बताया किसके बारे में लिखना, तो सेवा में, यहाँ से आप चालू करेंगे सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय इतने आवासा, मतलब इतना नगर, यहाँ पर कहाँ पे पूरा स्कूल का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ से नई लाइन से शुरुआत करेंगे, श्रीमान सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र हूँ या कक्षा 6 का छात्र हूँ या 7-8 जितना भी छात्र होंगे उतना लिख देंगे, मैं छात्र हूँ। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया। डॉक्टर ने क्या बताया सर, वायरल फीवर बताया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक, यानी दिनांक जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है, ठीक है ना, आज कितनी तारीख है, तो मान लीजिए आज है 7 तारीख है, ठीक है ना, 7 तारीख है। तो 7 तारीख से लेकर के 7 तारीख से और 10 तारीख तक, यानी 7 तारीख तक या फिर 14 तारीख तक 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ पर तक लाइन लिख गई, उसके लिए मैं आपके लिए आभारी रहूँगा। और आपका आज्ञाकारी शिक्षक आप चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे इस कोने में लिख दीजिए, और जहाँ पे लिखेंगे उसी के नीचे आपका नाम वगैरह पड़ेगा, नाम, कक्षा, रोल नंबर, ये सब पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे इधर आप लिखें चाहे इधर लिख दीजिए। तो ये होता है ये आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, मतलब कि आप स्कूल वगैरह में जो लिखते हो ना, ये नॉर्मल पत्र जो होता है ये औपचारिक के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अब यहीं पर बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होती है। अनौपचारिक पत्र जैसे होते हैं, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, अपने घर को आप पत्र लिख रहे हो कि यहाँ पर हम सभी लोग कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे।
पिताजी नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी और मैंने सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, जैसे गणित में, विज्ञान में इतने प्राप्त किए हैं। और पिताजी मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा हूँ। मतलब अपने पिताजी से लिख रहे हो, अपने घर से बात कर रहे हो, तो वो अनौपचारिक तरीके से हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि लास्ट में जैसे आपने लिखा कि अच्छा अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ और माता जी के चरणों का स्पर्श करिएगा, कहिएगा कि मैं मतलब आपका बेटा जो है वो उसने आपके चरणों का स्पर्श किया था, ऐसा, ठीक है ना। आपका आज्ञाकारी पुत्र यहाँ पर लिखना है, वहाँ पर आपका आज्ञाकारी से, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दी कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारी, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी नाटक की विशेषताएं बताइए। तो हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं कि हिंदी नाटक में प्रायः सुखांत होते हैं, है ना। हिंदी नाटक में क्या होते हैं सर, सुखांत होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि दोस्तों होता है कि हिंदी नाटक में पात्रों की संख्या निर्धारित नहीं होती है और पात्र लौकिक, दिव्य अथवा अर्ध दिव्य होते हैं। और नाटक में क्या होता है, नाटक की भाषा शैली गद्य एवं काव्य का सम्मिलित रूप होती है, यानी इसमें गद्य का भी यूज किया जाता है और पद्य जो है गद्य एवं काव्य दोनों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और नाटक की समाप्ति पर प्रधान पत्र द्वारा देश या समाज को उन्नति की शुभकामनाएं की जाती हैं। कुछ मतलब अच्छे थॉट जो हैं वो लिखे जाते हैं समाप्ति पे। और हिंदी नाटकों का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या कविकल्पित होता है। और नाटक दृश्य काव्य है जिसकी अनुभूति अभिनय के माध्यम से प्रत्यक्ष अवलोकन से होती है। 7वां नंबर पॉइंट आपका यहाँ पर ये आ जाता है कि हिंदी नाटक रस प्रधान एवं कवित्वमय होते हैं और हिंदी नाटक का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। हिंदी नाटक का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये नाटक की जो विशेषताएं हैं, अगर आपके आ जाता है कि नाटक की 4 विशेषताएं लिखिए, नाटक की 4 विशेषताएं लिखिए और क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो भाई अगर आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइनें आप लिख देते हो तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। कितनी देर का काम है, बहुत है, 2 मिनट लगेगा आपको लिखने में, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट 2 नंबर, 1 मिनट 1 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ने लिखना है कि हिंदी नाटक की विशेषताएं। उसके बाद नाटक की शिक्षण विधियाँ, ये भी आपका पूछा जाता क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। हिंदी नाटक की जो है शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं, यानी अर्थबोध प्रणाली अथवा पाठ्य पुस्तक प्रणाली और प्रयोग प्रणाली अथवा रंगमंच अभिनय प्रणाली और कक्षाभिनय नाटक पठन प्रणाली। तो ये आपके क्लास में होता रहा होगा, आप लोग के कक्षा 8 वगैरह में होंगे। तो आदर्श नाट्य पठन प्रणाली और व्याख्या अथवा समीक्षा प्रणाली और समयवाय प्रणाली। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर ये आता है नाटक शिक्षण के सोपान। सोपान क्या होता है, नाटक शिक्षण के सोपान आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, इस तरह के सोपान आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुति और तीसरा आपका संक्षिप्तता, प्रवृत्ति या मूल्यांकन, चौथा गृह कार्य। ये होते हैं नाटक शिक्षण के निम्नलिखित सोपान होते हैं। जैसे कि प्रस्तुति के अंतर्गत आता है केंद्रीय भाव ग्रहण परीक्षण, दूसरा आपका शब्द व्याख्या यानी शब्दों की व्याख्या करना, आदर्श पठन, अनुकरण पठन, कथा एवं अन्य तथ्यों की व्याख्या, द्वितीय आदर्श पठन। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये प्रस्तुति में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं सर, प्रस्तुति में आ जाते हैं, ठीक है ना। किस में आ जाते हैं सर, प्रस्तुति में आ जाते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि नाटक शिक्षण सोपान, नाटक शिक्षण की विधियाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये आ जाता है पत्र लेखन वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है अभी तक हिंदी में। इससे मतलब एक नया क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बना है अभी तक, और ऊपर जो मैंने आपको अर्थ बताए हैं वो भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे दोस्त मित्रों के साथ। कुछ कारणों के वश जो है अभी क्लासेज जो है वो मतलब अभी क्लासेज जो हैं वो लगभग छोटी बन रही हैं, ठीक है ना। कुछ कारणों के वश जो है छोटी क्लासेस बन रही हैं, तो उसके लिए खेद है हमें। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।